आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का जो है सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी होने वाला है, इसका हम प्रैक्टिस पेपर 2 देखने वाले। इससे पहले हमने जो है इसका प्रैक्टिस पेपर 1 देख लिया है और ज्योग्राफी के लिए मैं जो है अलग से प्लेलिस्ट जियो का आपको जो है प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें ज्योग्राफी का जो है आपको सैंपल पेपर या आप प्रैक्टिस पेपर कह सकते हैं, जहां पे वीडियो 1 होगी आपकी, ठीक है, वीडियो 2 होगी। सिर्फ सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर आपकी जो है वीडियो 3 वीडियो 4 जितने भी प्रैक्टिस पेपर है आपके लिए बनाए जाएंगे वो आप देख पाओगे। तो प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें, सभी सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी का ये आपका पेपर 2 करवाया जा रहा है। आपका पेपर 2 है, 2021-22 का सेशन है। आपका सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग जो आपका टर्म 2 है उससे अकॉर्डिंग जो है आपके जो भी क्वेश्चंस लिए गए वो उसी के अकॉर्डिंग है। आपके पास टाइम 2 घंटे का है और 40 नंबर का यहाँ पे पेपर लिखा है, तो यहाँ पे 40 नंबर का नहीं 35 नंबर का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। ज्योग्राफी का 35 नंबर का आपका ये पेपर होता है। आगे आते हैं तो यहाँ पे जो है सेक्शन जो है, यहाँ पे बात करते तो ये प्रश्न पत्र जो है 5 खंडों में विभाजित है। सेक्शन क ख ग घ ड़, ठीक है, ए बी सी डी ई यहाँ पे जो है विभाजित होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सेक्शन जो पहला होगा उसमें एक से 3 तक जो है प्रश्न होंगे, कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं। सभी अथवा या विकल्प जो है आपको क्वेश्चंस के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन बी में चौथा जो प्रश्न होगा वो स्रोत आधारित प्रश्न होगा। पांचवा और छठा क्वेश्चन होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। 7 से 9 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। आगे आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ से जो है आपका सेक्शन ए चालू हो जाता है। सेक्शन ए है आपका, यहाँ पे प्रश्न दिखेंगे आपको और यहाँ पे इनके अंक दिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्री टीला जो है वो उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। समुद्री टीला क्या है उदाहरण सहित आपको लिखना है, क्वेश्चन 1 है। तो आप समुद्री टीला का उत्तर देख लेते हैं। समुद्री टीला जो है नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से जो है ऊपर की ओर उठता है लेकिन महासागरीय सतह तक नहीं पहुंच पाता। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र की तली से 3000 से 4500 मीटर तक हो सकती है। उदाहरण के लिए क्या है, एम्पेरर समुद्री टीला है जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह का एक विस्तार है। तो समुद्री टीला जो है पूछा गया था, इसमें 2 नंबर में ये आपका क्वेश्चन था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है ज्वार भाटा क्या है। तो ज्वार भाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। समुद्र का जल जो है स्तर सदा एक सा जो है नहीं रहता है, यह नियमित रूप से जो है दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा नीचे उतरता है। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को हम कहते हैं ज्वार, और जब वो ऊपर उठता है तो वो होता है ज्वार, और जब नीचे आता है तो वो होता है भाटा। पूर्णमासी की जो तथा अमावस्या के ज्वार की जो ऊंचाई है वो बाकी के दिनों की अपेक्षा 20% अधिक होती है। ये महीने में 2 बार होती है, ठीक है, 2 बार महीने में जो होता है ये आपका ज्वार और भाटा। आगे आते क्वेश्चन नंबर, इसी के 8वें में पूछा गया क्वेश्चन है सारगेसो सागर से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। तो उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के बीच स्थित शांत जल के क्षेत्र को सारगेसो सागर कहते हैं। इसके तट पर जो है मोटी समुद्री घास तैरती है और घास को पुर्तगाली भाषा में जो है सारगेसम कहते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम जो है सारगेसो सागर जो है रखा गया। इसका क्षेत्रफल लगभग जो है 11,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो सारगेसो सागर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका दूसरा ही क्वेश्चन था, उसी का अथवा था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तो जेट प्रवाह क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है सौरमंडल में क्षैतिज दिशा में तेज गति से जो है चलने वाली वायु धाराओं को वायु प्रवाह कहते हैं, ठीक है, जेट वायु प्रवाह कहते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों को भारत में लाने का काम यही जेट स्ट्रीम करती है। जेट स्ट्रीम की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही ये विक्षोभ भारत में प्रवेश पाते हैं। इसी कारण जो है पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करता है। तो 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन था जेट प्रवाह, और ये आपके 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन थे, टोटल 3 करने थे आपको, ठीक है। अगर हम देख ले तो यहाँ पे अथवा दिया गया था, तो यहाँ पे टोटल जो है आपके प्रश्न थे 2-2 नंबर वाले खत्म हो गए। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथे पे। ये सेक्शन बी होगा आपका, जो स्रोत आधारित प्रश्न ही होगा। एक ही प्रश्न है जो आपका इस सेक्शन में स्रोत आधारित प्रश्न, क्वेश्चन चौथा। तो इसमें क्या है, आपको स्रोत पढ़ना है और उससे पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं।
तो यहाँ पे स्रोत आपको जो है मैं आपको बताऊं तो आपको पहले पढ़ना नहीं है, टाइम बर्बाद होगा इससे। ठीक है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम बर्बाद होता है इससे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे हम नीचे क्वेश्चंस पे आते। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कहां संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है? तो यहाँ पे अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो कहाँ पे जो है 3/4 जो है जनसंख्या रहती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जो है जनसंख्या रहती है। तो यहाँ आपने देखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है राइट आंसर हो जाएगा उसका। दूसरे पे आते तो किस कारण जो है जैव विविधता का हार सबसे अधिक हुआ है? तो किस कारण हुआ है जैव विविधता का हार? तो यहाँ पे अगर आप आगे पढ़ते हैं, जनसंख्या, इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती है। प्राकृतिक आवासों को पूरा, यहाँ देख लीजिए आप आंसर कहाँ पर है। ठीक है, अगर हम आंसर ढूंढ ले तो यहाँ पे जैव विविधता में बदलाव आता है। तो किस कारण जो है प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, दावन, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाने और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव, कीटनाशकों, तो इसका जो राइट आंसर देखे हम तो यहाँ पे जो है अगर इसका राइट आंसर देखे तो आपका जो दिया गया है वो दिया गया जनसंख्या वृद्धि के कारण। ठीक है, यहाँ पे आपका जनसंख्या वृद्धि जो है इसके अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाघ का लुप्त होने की कगार पर पहुंचने का मुख्य कारण क्या है? तो बाघ का जो है अत्यधिक जो लुप्त हो रहा है उसके कारण क्या है? तो यहाँ पे जो है आपके आंसर आ जाएगा अवैध शिकार। ठीक है, तो यहाँ पे शिकार हो जाएगा क्योंकि उनका जो है शिकार करके जो है उनको बेचना या उनकी खाल वाल को बेचना, इस तरह से जो है इनका मतलब बहुत ज्यादा कमी हो रही है, बाघ का लुप्त हो रहा है। आगे आते हैं सेक्शन सी पे। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। वायुमंडल के संगठन की आपको संक्षेप में व्याख्या करनी है। तो वायुमंडल के संगठन में वायुमंडल, जल वाष्प और धूलकण, ये 3 चीज आते हैं। ठीक है, मुख्य जब वायुमंडल को सबसे पहले देखते तो मुख्य कुछ गैसों, जल वाष्प एवं धूल कणों से बना है। जो वायुमंडल है किस किस से बना है? गैसों से, जल वाष्प से और धूल कणों से। अब इन चीजों की आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। गैसीय वायुमंडल की गैसों का अधिकांश भाग जो है नाइट्रोजन है एवं ऑक्सीजन भी। जो नाइट्रोजन है वो 78.8% है और ऑक्सीजन है 20.95% जिससे जो है युक्त है। इसके अतिरिक्त तो मुख्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन है, ओजोन है, इन गैसों से क्या है वायुमंडल बना है। सभी गैसों का अपना महत्व है। ये गैसें जिस निश्चित अनुपात में है वह बना रहना चाहिए। ठीक है, जल वाष्प की बात करें तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किसी स्थान पर जलवायु पर जो है निर्भर करती है। ठीक है, किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है वायुमंडल में कितनी जल वाष्प होगी, कितने जल होंगे। जल वाष्प सूर्य ताप को का कुछ भाग सोख लेती है और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को भी ग्रहण करती है। इस तरह जो है यह पृथ्वी को अधिक गर्म, मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं होने देता और ज्यादा ठंडा भी नहीं होने देता। तो जल वाष्प हमारा जो ये है वाष्प हमारे लिए बहुत जरूरी है, जल वाष्प का होना। आगे है धूलकण। तो धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक का कार्य करते हैं और मेघों के निर्माण में ये बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। तो ये था आपका जो है वायुमंडल के संगठन की व्याख्या। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है आर्द्रता किसे कहते हैं, इसके 3 प्रकार भी आपको बताने। 3 नंबर में ये क्वेश्चन है। तो आर्द्रता किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। जब किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जल वाष्प आ जाए तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। आर्द्रता निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की जो है आर्द्रता होती है। एक निरपेक्ष आर्द्रता होती है, ठीक है, दूसरी विशिष्ट आर्द्रता होती है, तीसरी सापेक्ष आर्द्रता होती है। पहली जो है निरपेक्ष आर्द्रता, इसमें वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे जो है प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट आर्द्रता में क्या होता है? वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे जो है ग्राम प्रति किलोग्राम में इसे व्यक्त किया जाता है।
और सापेक्ष आर्द्रता में किसी भी तापमान पर वायु की उपस्थित जल वाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जल वाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को जो है सापेक्ष कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। इसे जो है प्रतिशत मात्रा में जो है व्यक्त किया जाता है। जैसे सापेक्ष आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता प्लस वह आर्द्रता की सहन शक्ति इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसे इस तरह से जो है मापा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आर्द्रता और उसके 3 प्रकारों के बारे में। इसी में जो है अथवा पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 का ही अथवा है कि वन संरक्षण नीति जो है कब लागू की गई और इस नीति के जो है प्रमुख उद्देश्य पूछे गए क्या थे। तो यहाँ पे इसके आंसर्स को देखें तो क्या निकलता है, वन संरक्षण जो नीति है वो 1952 में लागू की गई थी। सन 1988 में जो है नई राष्ट्रीय वन नीति को जो है वनों के क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, कब लागू की गई थी, तो सबसे पहले स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहली बार जो है 1952 में की गई थी। फिर जो है सन 1988 में जो है नई वन नीति जो है लाई गई। और ये किस लिए थी, मेनली जो इनका उद्देश्य था क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए। ठीक है, वनों के जो क्षेत्रफल है उनमें हो रही कमी के लिए जो इनको लाया गया था। और इनका जो प्रमुख उद्देश्य देश के जो 33% भाग है उनके ऊपर वन लगाना है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलन क्षेत्रों में वन लगाना और देश की प्राकृतिक जो धरोहर है जैव विविधता तथा आनुवंशिक मूल का संरक्षण, ये इनके उद्देश्य थे। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर में पूछा गया अथवा था। अब आते हैं क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके 3 नंबर के थे और सेक्शन सी में 3 नंबर का था और सेक्शन आपका बी था, ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, बाकी 2-2 नंबर के आपके सेक्शन ए में क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम सेक्शन आपके डी में, 4 नंबर का इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी 5-5 नंबर का इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन है, 7वां है सूर्य ताप तथा सूर्य ताप और तापमान में आपको जो है अंतर स्पष्ट करना है। आपका सेक्शन डी है, ये 7वां क्वेश्चन है 5 नंबर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें, आपके जो एग्जाम में बहुत आ सकते हैं वो क्वेश्चन होंगे। तो सूर्य ताप तथा तापमान में आपको अंतर बताना। तो सामान्यतः सूर्य ताप और तापमान को जो है पर्यायवाची शब्द मतलब समझा जाता है, मतलब कहने का मतलब है सूर्य ताप और तापमान देखने में आपको जो है एक सा लगेगा। ठीक है, और समझने में भी ऐसे लगेगा कि एक ही है, लेकिन इन दोनों शब्दों के बीच जो है इन दोनों का शब्दों का अर्थ जो है वो अलग अलग है। सूर्य ताप के बारे में जान लेते हैं, सूर्य ताप क्या है। तो सूर्य ताप में क्या होता है, सूर्य ताप ऊष्मा है जिससे गर्मी पैदा होती है, ये पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। सूर्य ताप को कैलोरी में मापा जाता है, ये 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट है और गर्मी कारण मात्र है। ठीक है, और किसी पदार्थ को गर्मी देने पर उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये गर्मी कारण मात्रा है। और यहाँ पे तापमान की बात करें तो तापमान क्या है, ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी का माप है। ठीक है, ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी का माप है। और यहाँ पे तापमान को जो है थर्मामीटर द्वारा जो है डिग्री सेल्सियस केल्विन फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। और तापमान गर्मी का प्रभाव है, गर्मी से तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा सूर्य ताप और तापमान में अंतर। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। आप 2-3 पॉइंट लिख दोगे तो यहाँ पे आपके जो है टोटल 5 पॉइंट हो जाएंगे और 5 अंक का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप अच्छे से तैयार कर लेना ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7वां हो गया। 8वें पे आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 8वें में भारतीय किसानों के लिए जो है मानसून क्या है, एक जुआ है, व्याख्या करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय किसान के लिए मानसून किस प्रकार एक जुआ है आपको बता रहे हैं। तो भारत के आर्थिक जीवन पर मानसून का जो है बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। क्यों, देखिए मानसून के ऊपर क्यों प्रभाव हम डिपेंड है, क्योंकि भारत की अगर देखें तो 64% जो जनसंख्या है अपनी जीविका के लिए क्या कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि और फसलें मानसून पर निर्भर करती है। कृषि उपज की सफलता अथवा असफलता इस बात पर जो है निर्भर करती है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा की गई वर्षा सामान्य है या नहीं। ठीक है, और आगे आते हैं तो यहाँ पे वर्षा की उच्च परिवर्तिता के कारण देशों के कुछ भागों में सूखा तथा अन्य भागों में बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। भारतीय कृषि की सफलता मानसूनी वर्षा के निश्चित समय पर तथा नियमित रूप से जो है वितरित होने पर निर्भर करती है। सिंचाई विहीन क्षेत्रों में जो है जहां सिंचाई नहीं होती है उन क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता का विशेष प्रभाव वहां की कृषि पर पड़ता है।
और मानसून का अचानक विस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की जो है समस्या उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। मानसून जो है किसान के लिए एक जुआ है, व्याख्या करना है आपको। ठीक है, ये आपका था 5 नंबर में। इसी के 8वें में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 8वें में आपका क्वेश्चन है वायुमंडल की संरचना का आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे आंसर है आपका तापमान तथा वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को जो है 5 प्रमुख परतों में जो है बांटा जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 विस्तृत परतों होमोस्फीयर तथा हेट्रोस्फीयर में विभक्त है, किंतु तापमान व गैसों के संगठन के आधार पर वायुमंडल के जो है निम्नलिखित जो है परत है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है क्षोभमंडल। पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा रखा है। क्षोभमंडल ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ऋतु तथा मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं होती है वो इसी परत में होती है। ये परत मानव के लिए उपयोगी है। ठीक है, जीवन दायिनी जो है परत इसे ही कहा जाता है। आगे आते हैं समताप मंडल पे। तो ये परत जो होता है समताप मंडल, ये परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत होता है। इसके निचले भाग में जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए जो इसे समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है। आगे है तीसरा आपका मध्य मंडल। तो इस परत का जो विस्तार है वो 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है। तो इस कारण जो है इसके जो है गिरावट आती है। ये आपका तीसरा हो गया। अब आते हैं हम चौथे पे। चौथा है आपका आयन मंडल। ठीक है, चौथे पे आ जाते हैं आयन मंडल पे। तो इस परत में क्या होता है, इसका विस्तार जो होता है 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। ये यहाँ उपस्थित गैस के कण जो होते हैं विद्युत अवशोषित होते हैं, इन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके जो है पृथ्वी पर वापस भेज देता है। ठीक है, पांचवा है आपका ब्रह्मंडल। इसमें क्या होता है, आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी जो है ये परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, ब्रह्मंडल है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल है जो धीरे धीरे वहां अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो ये है आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 8 का ये अथवा था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये 5 नंबर में क्वेश्चन थे आपके। आगे 9वां क्वेश्चन देखते हैं, मृदा किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया और इसका निर्माण पूछा गया किस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं मृदा किसे कहते हैं। मृदा जो है भूपृष्ठ का वह ऊपरी भाग है जो चट्टानों के टूटे फूटे बारीक कणों तथा वनस्पति के सड़े गले अंशों के मिश्रण से जो जलवायु व रासायनिक प्रक्रिया से बनती है। मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार होता है, यहाँ आपने जान लिया मृदा किसे कहते हैं और इसका निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक जो है कुछ बता रखे हैं, जैसे जनक सामग्री अथवा मूल पदार्थ। मृदा का निर्माण करने वाला मूल पदार्थ चट्टानों से प्राप्त होते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने से ही मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो बनने में बहुत कितने ही साल लगते हैं, करोड़ों साल तक बहुत टाइम लगता है इनका बनने में। उच्चावच, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच का महत्वपूर्ण स्थान है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह की गति तेज होती है और मृदा के निर्माण में बाधा आती है। कम उच्चावच वाले क्षेत्रों में निष्पेक्ष अधिक होता है और मृदा की परत मोटी हो जाती है। जलवायु भी इसको प्रभावित करती है। जलवायु के विभिन्न तत्व विशेषकर तापमान तथा वर्षा में पाई जाने वाले विशाल प्रादेशिक अंतर के कारण विभिन्न प्रकार की मृदाओं का जो है जन्म होता है। ठीक है, और प्राकृतिक वनस्पति भी जो है किसी भी प्रदेश में मृदा की निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया का तथा इसका विकास वनस्पति की वृद्धि के साथ ही आरंभ होता और इसके लिए जो है टाइम भी बोला गया समय। मृदा की छोटी सी परत निर्माण में कई हजार वर्ष जो है लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बताया गया है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, किस प्रकार इनका निर्माण होता है और मृदा किसे कहते हैं। आगे आते हैं हम सेक्शन ई पे। तो यहाँ पे जो है मैप से रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये संसार के दिए गए मानचित्र पर आपको 5 भौगोलिक लक्षण ABCD करके जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको जो है
मैंने आपके लिए जो है बताया नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे जो है पूछ सकता है। जैसे ये इसमें आप देखोगे तो इसमें मैंने कोई एक क्वेश्चन नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पे बस ऐसे ही बोल दिया मैंने, एक परत आपको बताना है, एक महाद्वीप बताना है, एक घास भूमि, एक महासागर, एक विवर्तनिक प्लेट। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे जो है ऐसे करके पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा, यहाँ पे ऐसे करके कोई पूछ लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है आपसे ऐसे करके पूछ लेगा, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। जैसे एक महाद्वीप पूछा, ठीक है, यहाँ पे पूछ लेगा कौन सा महासागर है, तो ये आपसे जो है ऐसे पूछ सकता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है। ये पूछ सकता है आपको, तो ये तैयार करके रख लेना है आपको, इन सभी को तैयार कर लेना है। एक पर्वत ऐसे करके पूछ सकता है। बाकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। मैप के लिए जो है आपके लिए अलग वीडियो आएगी, जिसमें मैप के लिए जो है एक दो वीडियो में आपको पूरा मैप बता दिया जाएगा, क्या क्या आएगा आपका पेपर में। तो ये था आपका जो है ज्योग्राफी का प्रैक्टिस पेपर 2। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा देखने में। साथ ही आपको जो है जो भी क्वेश्चंस दिए गए वो बहुत अच्छे तरीके से आपने समझे होंगे। और ये आपका जो है प्रैक्टिस पेपर 2 था। ठीक है, अगर हम देखें तो प्रैक्टिस पेपर ये आपका पॉलिटिकल साइंस का भी आपका 2 करवा दिया गया है प्रैक्टिस पेपर, आपका हिस्ट्री का भी जो है प्रैक्टिस पेपर जो है 2 करवा दिया गया है। ठीक है, दो प्रैक्टिस पेपर करवा दिए गए। अगर आप जियो का देखोगे, ज्योग्राफी का आपका, तो इसको लगा कि ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का देखोगे, इसका भी 2 करवा दिया गया है। हिंदी का भी 2 करवा दिया गया है और इंग्लिश का भी 2 करवा दिया गया है। ठीक है, और इंग्लिश का भी आपका 2 करवा दिया गया है। तो इन सब का 2-2 आपका प्रैक्टिस पेपर बन गया है। आप इन सभी की जो है जरूर तैयारी कर लेना, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन लिए गए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपका डीओई की तरफ से जो दिया गया था वो तो करवा ही दिया हमने, और बाकी और भी हमने बनाया आपके लिए, तो जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ये था आपका जो है वीडियो ज्योग्राफी का। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यहाँ आपको जो है नीचे रेड कलर का जो है आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। ठीक है, राइट साइड, तो वहां आप जो है सब्सक्राइब करके जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो है बेल का आइकन ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि जब हम कोई भी नई वीडियोस डालें तो आपको जो है वो सबसे पहले देखने को मिले। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।